डियर स्टूडेंट, आज हम देख रहे हैं कि पहले बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो चुकी है। अब हम देख रहे हैं कि अवध ये भी अंग्रेजी साम्राज्य का शिकार हुआ है। लेकिन अवध का विलय किस प्रकार अंग्रेजी साम्राज्य में होता है, इसकी परिस्थितियां हमें यहाँ देखनी है। अवध का विकास किस प्रकार होता है, इसके संस्थापक कौन है, और बाद में हम देखेंगे कि अवध का जो अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हुआ है उसका औचित्य क्या था, क्या ये सही था या गलत था। तो ये सारी चीजें हम इस टॉपिक पर देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, इसको हम बीए थर्ड ईयर में भी पढ़ रहे हैं, आगे भी ये टॉपिक आपके काम आएगा क्योंकि एमए में भी ये चलता है। इसकी भूमिका के रूप में देख सकते हैं कि मुगल साम्राज्य पतनावस्था में है और देखते हैं कि बंगाल की तरह ही अवध के राज्य का भी उत्कर्ष होता है। इस राज्य ने भी बंगाल के समान ही जो उस समय की राजनीति थी उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और यही इसका परिणाम रहा कि अंग्रेजों का कोपभाजन इसको बनना पड़ा और अंततः अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाता है। अब हमें देखना कि अवध के राज्य की जो स्थापना होती है वो किस प्रकार होती है। तो संस्थापक के रूप में हम सआदत खान को देखते हैं जो एक ईरानी सरदार था, और जो सैयद बंधु थे जिस समय फर्रुखशियर मुगल सम्राट था, तो सैयद बंधु ने मुगल सम्राटों को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उसकी सहायता देने के पारितोषिक रूप में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह, जो रंगीला के नाम से बहुत फेमस था, उसने सआदत खां को आगरा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। बाद में उसे आगरा से हटाकर अवध का सूबेदार बना दिया जाता है। इससे पहले हमने देखा है कि सैयद बंधु का बहुत ज़्यादा प्रभाव, हमने आपको बताया था, मुगल सम्राटों पर था। लेकिन चूंकि बाद में जब मोहम्मद शाह रंगीला आता है तो कैसे भी करके वो सैयद बंधुओं से मुक्ति लेना चाहता था, और उस मुक्ति को दिलाने में कहीं न कहीं सआदत खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसका ही रिजल्ट रहा कि उसको आगरा का सूबेदार वह बनाता है। लेकिन बाद में वह आगरा से अवध का सूबेदार बना दिया जाता है और धीरे धीरे करके सआदत खान अपनी शक्ति का विस्तार करता है और 1722 ईस्वी में वह एक स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना करता है। नवाब जो सफदरजंग था उसके समय में अवध की शक्ति और प्रतिष्ठा में और भी अधिक वृद्धि होती है और ये लोग धीरे धीरे करके एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर कर आते हैं। अब हमें देखना है कि अवध के लिए क्या परिस्थितियां उत्तरदायी थी कि इसका विलय अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य के अंतर्गत किया। इसका हम देख सकते हैं कि इसकी जो शुरुआत थी कहीं न कहीं अंग्रेजों के साथ, तो वो हम बक्सर के युद्ध में देख सकते हैं कि किस प्रकार मुगल सम्राट उस समय शाह आलम सेकंड होता है और सिराजुद्दौला और ये जो अवध का नवाब था, इन लोगों ने मिलकर अंग्रेजों से युद्ध लड़ा था। सुजाउद्दौला बंगाल का था और अवध का हो गया ये सआदत का, सॉरी, अवध का नवाब। तो इन लोगों ने बक्सर के युद्ध की कहीं न कहीं अंग्रेजों से टक्कर ली थी और उसमें हार इनकी हुई थी, और जब पराजित हो गए तो मीर कासिम ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला के दरबार में शरण ली थी। ठीक है, तो उस समय अवध का नवाब सुजाउद्दौला था, बंगाल में मीर कासिम था और जो मुगल शासक था वो शाह आलम सेकंड था। इसकी एवज में अवध के नवाब भी बंगाल में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभुत्व से कहीं न कहीं चिंतित तो थे ही, अतः उसने मीर जाफर को सहायता दी। परंतु बक्सर के युद्ध में मीर कासिम
और मुगल सम्राट के साथ ही शुजा-उद-दौला की भी पराजय होती है। तो इसमें देख सकते हैं कि जो शुरुआत है हम बक्सर की लड़ाई से देख रहे हैं 23 में, और इसमें अवध का नवाब शुजा-उद-दौला पराजित होता है। तो शुरुआत यहां हम मान सकते हैं कि अंग्रेजों ने किस प्रकार बक्सर के युद्ध में तीनों शक्तियों को पराजित किया और अपनी सैनिक क्षमता का प्रदर्शन किया। उसके बाद देखते हैं कौन कौन से गवर्नर जो आए थे और क्या क्या परिस्थितियां अंग्रेजों ने भारत में बनाई, और यहां देशी राज्यों में क्या परिस्थितियां थी, यहाँ के शासक कौन थे। तो अवध के जो शासक हुए हैं और जो गवर्नर आए हैं उनके जो संबंध क्या रहे हैं और किस परिस्थितियों के तहत धीरे धीरे करके वो अवध को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते हैं। तो ये सब हमें देखना है। तो पहला इस कड़ी में देख रहे हैं कि क्लाइव, और उस समय अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला। बक्सर के युद्ध के पश्चात देख रहे हैं कि 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव था बंगाल का गवर्नर बनकर दूसरी बार भारत आता है। उससे पहले तो हम देख ही चुके हैं बक्सर की लड़ाई में भी। और भारत आते ही उसने जो पराजित शक्तियां था उस पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से उनके साथ अपने संबंध निश्चित कर दिए, और 16 अगस्त 1765 को नवाब शुजा-उद-दौला के साथ क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की। इस संधि के द्वारा नवाब ने इलाहाबाद और कारा के जिले कंपनी को सौंप दिए तथा युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए उसने 50 लाख रुपए भी देने पड़े। चुनार जो बिहार में है, चुनार का क्षेत्र, और बिना चुंगी दिए अवध में व्यापार करने का अधिकार भी कंपनी को मिल गया। और दूसरी तरफ गाजीपुर और बनारस की जो जागीर थी अंग्रेजी के हितैषी बलवंत सिंह को सौंप दी जाती है। तो ये अवध के नवाब के साथ एक संधि होती है जो इलाहाबाद की संधि के नाम से प्रसिद्ध है, और वो मानी हुई संधि है जिसके बारे में बार बार पूछा भी जाता है। नवाब ने अपनी रक्षा के लिए कंपनी की सहायता लेने का आश्वासन भी दिया, और इसके कारण अंग्रेजों को अवध पर अपना शिकंजा कसने का सुनहरा मौका प्राप्त हो जाता है, जिसका लाभ आगे अंग्रेजों ने उठाया, और अवध अब अंग्रेजी प्रभाव में आ गया और वह कहीं न कहीं कंपनी का आश्रित बन जाता है। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स आता है। वारेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल माना जाता है। तो उसकी अवध के प्रति क्या नीति रहती है ये हमें देखना है। इससे पहले हम देख ही चुके हैं कि क्लाइव ने अवध के नवाब से कारा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट को इस उद्देश्य से दिए थे कि वह अंग्रेजों का मित्र रहेगा, परंतु उसके मराठों के संरक्षण में चले जाने से अवध के साथ नए सिरे से संधि करनी पड़ी, और उस संधि का नाम था बनारस की संधि। इसमें वारेन हेस्टिंग्स ने 50 लाख के बदले इन जिलों को पुनः अवध के नवाब को लौटा दिया। मतलब फिर पैसे ले रहे हैं और अवध के नवाब को ही लौटा दिया जाता है। उसने नवाब को रोहिलखंड पर विजय प्राप्त करने में सहायता दी तथा बदले में 40 लाख रुपए प्राप्त किए। तो देखो 50 लाख पहले थे, 40 लाख हो रहे, तो उस समय के हिसाब से इतने पैसे लूट रहे हैं यार नवाब को। इसके अतिरिक्त हेस्टिंग्स ने नवाब को बाह्य आक्रमण से सुरक्षा की गारंटी भी दी, लेकिन इसके बदले नवाब को फिर धन देना पड़ा, और इस संधि के द्वारा ही वारेन हेस्टिंग्स ने मराठों के विरुद्ध कंपनी की सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित कर ली। तो ये बनारस की संधि के तहत किया गया। तो बनारस की संधि किस किस के बीच में होती है, यहां हम देख रहे हैं कि अलग से संधि हुई थी, ये वारेन हेस्टिंग्स ने की थी 1773 ईस्वी में। अब नवाब शुजा-उद-दौला की मृत्यु हो जाती है, और उसके पश्चात 1775 ईस्वी में कंपनी ने नए नवाब आसफ-उद-दौला के साथ फैजाबाद की संधि की। फैजाबाद की संधि भी पूछ लेते हैं किसके बीच हुई थी, 1775 आसफ-उद-दौला और वारेन हेस्टिंग्स के बीच में। इसके द्वारा कंपनी को बनारस तथा गाजीपुर पर अधिकार मिल गया। अवध को अंग्रेजी सेना के खर्च के लिए भी पहले से अधिक रकम देनी पड़ी, और उसे भूतपूर्व नवाब की विधवाओं को भी राजपूतों से बहुत अधिक दान देना पड़ा था। इस संधि ने अवध के नवाब की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर कर दी, और कंपनी का
नवाब पर प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ चुका था। यहाँ एक वाक्य और होता है जो वारेन हेस्टिंग्स पर एक धब्बे के रूप में देख सकते हैं कि उसका जो कार्यकाल था और उसने जो एक ये एपिसोड किया था, तो उसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं कि वहां अवध की जो बेगम थी उन पर वारेन हेस्टिंग्स का किस प्रकार अत्याचार होता है वो इसमें बताया गया है। बहुत से युद्ध में संलग्न होने के कारण कंपनी को धन की और भी आवश्यकता थी। संधियों से काफी कुछ धन मिला था, 50 लाख मिल रहा है, फिर 40 लाख मिल रहा है, फिर सुरक्षा की एवज में धन लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कंपनी अपना विस्तार कर रही थी, उसके लिए धन की आवश्यकता थी और इसके लिए कहीं ना कहीं उनको कुछ अनुचित कार्य भी करने पड़े। जब सुजाउद्दौला की मृत्यु हो जाती है तो उसकी बेगम के पास मानते हैं बहुत ज्यादा संपत्ति थी और इधर आसफोदौला पर भी कंपनी का बहुत अधिक रकम बाकी थी जो उसने चुकाई नहीं थी। अतः हेस्टिंग्स ने उसे धन देने पर मजबूर किया। नवाब ने हेस्टिंग्स की अनुमति मांगी कि वे बेगमों से धन वसूल कर कंपनी को दे सकते हैं। वारेन हेस्टिंग ने इसकी अनुमति दे दी। यद्यपि कलकत्ता काउंसिल और अंग्रेज रेजिडेंट ने बेगमों से धन लेकर इस बात की गारंटी दी थी कि उनसे और धन की मांग नहीं की जाए। वारेन हेस्टिंग्स ने अवध के ब्रिटिश रेजिडेंट मिडलटन को नवाब के इस कार्य में मदद करने का आदेश भी दिया। अंग्रेजी सेना की सहायता से नवाब ने बेगमों से जबरदस्ती करीब 105 लाख रुपए वसूला और अपना ऋण चुकाया। माना जाता है कि हेस्टिंग्स का यह कार्य बिल्कुल उसकी इमेज के अनुसार नहीं था, अनुचित था और इसकी काफी तीव्र भर्त्सना भी की गई। लेकिन इसकी जो नीतियां थी उसके फलस्वरूप अवध पर कंपनी का सीधा नियंत्रण स्थापित हो जाता है। इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है और लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम काफी हद तक एक अच्छे गवर्नर जनरल के रूप में इतिहास में, भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। भारतीय सिविल सेवा के जन्मदाता के रूप में भी लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम लिया जाता है। खैर, कॉर्नवालिस के भारत आगमन के समय तक अवध पर कंपनी का पूरा नियंत्रण कायम हो चुका था, लेकिन इसी के साथ अवध की प्रशासनिक व्यवस्था भी ढीली पड़ चुकी थी और सर्वत्र भ्रष्टाचार का बोलबाला था, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेवारी डाल तो रखी थी अवध के नवाब पे, लेकिन पूरा नियंत्रण अंग्रेजों का था, इसलिए भ्रष्टाचार होना था। अवध की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी थी। इसके परिणाम स्वरूप कंपनी के लिए अवध का सामरिक महत्व बहुत ज्यादा था। अतः कॉर्नवालिस ने हस्तक्षेप की नीति के बावजूद अवध की तरफ अपना ध्यान दिया। उसने नवाब की प्रधानमंत्री हैदर बेग से स्थिति की जानकारी प्राप्त की तथा उसके अनुरोध पर सेना के खर्च के लिए दी जाने वाली रकम को 74 लाख से घटाकर 50 लाख नियमित रूप से कर अदा करने के आश्वासन पर कर दिया। उसने राज्य की आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का भी आश्वासन दिया, लेकिन इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया कि कानपुर और फतेहगढ़ से अंग्रेजी सेना हटा ली जाए। कॉर्नवालिस के प्रयासों के बावजूद अवध की स्थिति में कोई अंतर नहीं आया। यानी कि इसमें हम देख सकते हैं कि कॉर्नवालिस काफी हद तक कुछ थोड़ा बहुत सुधार करने की कोशिश करता है, उन पर नियमित कर भी कम करता है, लेकिन इसके बावजूद कोई खास स्थिति वहां की सुधरती नहीं है। उसके बाद सर जॉन सॉर आता है और उसके साथ अवध के जो संबंध थे वो किस प्रकार होते हैं। संबंध जो थे इन सर जॉन सॉर के समय कटुतापूर्ण हो जाते हैं, अवध के साथ जो संबंध थे, परंतु नवाब अंग्रेजों की मनमानी को रोकने में सर्वथा असमर्थ ही रहा। अफगानों के संभावित आक्रमण से रक्षा का बहाना कर सर जॉन सॉर ने अवध में अंग्रेजी सेना बढ़ाने का प्रस्ताव रखा तथा इसके लिए 5.5 लाख रुपए की मांग नवाब से की तथा उन्हें वसूलने के लिए स्वयं लखनऊ जा धमका। नवाब आसफुद्दौला को विवश होकर उसने रुपए वसूले और इसी बीच 1797 ईस्वी में नवाब की मृत्यु हो जाती है, आसफुद्दौला की मृत्यु हो जाती है और उसकी जगह वजीर अली नवाब बनता है।
कुछ समय बाद ये पता चलता है कि आसफोदौला का वास्तविक पुत्र नहीं था। कौन? वजीर अली। इसलिए सर जॉन शोर ने उसे गति से हटाकर मृतका नवाब के भाई सआदत अली को नवाब बनाया। सआदत और सर जॉन शोर के बीच संधि होती है और उसके अनुसार कंपनी को 76 लाख रुपए सालाना मिलना फिर तय होता है। इलाहाबाद का किला और उसकी मरम्मत का खर्च भी कंपनी को मिला। इसके अलावा अवध के नवाब की सेना की संख्या कम कर दी गई। नवाब को किसी भी विदेशी शक्ति से बिना कंपनी की आज्ञा के संबंध बनाने का अधिकार भी नहीं था। वजीर अली को पैंसर देकर बनारस भेज दिया जाता है। तो ये सभी संधि, ये जो संधि थी सर जॉन शोर ने वजीर अली के साथ की और इस नई संधि से अवध पर कंपनी का नियंत्रण और भी ज्यादा बढ़ जाता है और उनकी आर्थिक स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। अब आता है वेलेस्ली। उसका अवध के प्रति क्या नीति रही? इतिहास में मानते हैं कि वेलेस्ली एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का गवर्नर जनरल था और वह भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बहुत तेजी से करना चाहता था। इसलिए उसने एक बहुत ही अनूठा एक अस्त्र, जो इतिहास में माना जाता है, निकाला और इतिहास में उसको सहायक संधि के नाम से भी जाना जाता है। सहायक संधि बहुत फेमस है वेलेस्ली की। अवध की आंतरिक दुर्बलता का लाभ उठाकर उसने अवध पर भी सहायक संधि जबरदस्ती थोप दी। इस समय अफगानों, मराठों तथा सिखों के संभावित आक्रमण को ध्यान में रखते हुए अवध के साथ सहायक संधि करना आवश्यक हो गया। किसके लिए? अवध के लिए भी। वेलेस्ली ने नवाब के समक्ष अंग्रेजी सेना में वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा, परंतु नवाब ने ठुकरा दिया। अब दबाव डाले जाने पर पहले नवाब ने गद्दी त्यागने की इच्छा प्रकट की, परंतु बाद में वेलेस्ली के रुख को देखते हुए बाध्य होकर उसने 10 नवंबर 1801 में वेलेस्ली से संधि कर ली। तो ये हमें याद रखना है कि 1801 वेलेस्ली ने अवध के साथ सहायक संधि, ये पूछा जाता है, की है और पूरी तरह से अवध का जो कार्य क्षेत्र था वो अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत आ जाता है और वो उसकी सुरक्षा के एवज में बड़ी कीमत वसूलते हैं। इस संधि के तहत रोहिलखंड और दोआब पर कंपनी का अधिकार हो गया। नवाब की सेना घटाकर कंपनी की सेना अब बढ़ा दी जाती है। नवाब की बाह्य नीति पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो गया और आंतरिक प्रशासन में सहायता देने के लिए एक अंग्रेज रेजिडेंट यहां पर रखना स्वीकार हुआ। तो अब अंग्रेज रेजिडेंट के अधीन अवध की शासन व्यवस्था सौंप दी गई। वेलेस्ली की नीतियों के परिणाम स्वरूप अवध एक पूर्णतः कंपनी के नियंत्रण में आ जाता है। नवाब के राज के एक बड़े भूभाग पर कंपनी ने अधिकार भी कर लिया। नवाब की स्थिति निसहाय, बहुत दयनीय हो गई। उसकी सेना, विदेश नीति, प्रशासन, सभी पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित यहाँ हो जाता है। अब नवाब के समक्ष भी आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके बाद आता है गवर्नर लॉर्ड डलहौजी और इस समय पूरी तरह से अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है लॉर्ड डलहौजी के समय। और ये 1848 ईस्वी में भारत में गवर्नर जनरल बनकर आता है और इसका भी एक अलग ही प्रकार का प्रयोग यहाँ पे रहा है, जिसको भारत में हड़प्पी नीति के नाम से जाना जाता है। और इसका सहारा लेकर ही भी अंग्रेजों अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेते हैं। इस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था और डलहौजी अवध पर कुशासन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इस समय इसके तहत 1849 ईस्वी में कर्नल स्लीमैन को अवध के शासन की जांच करने के लिए भेजा गया था। यद्यपि उसने अवध के प्रशासन की भर्त्सना की, तथापि विद्रोह की आशंका को देखते हुए उसने अवध के विलय का विरोध भी किया। अब डलहौजी ने स्वयं ही अवध का दौरा किया। 1854 ईस्वी में स्लीमैन की जगह आउट्रम को अवध का रेजिडेंट बनाया जाता है और उसने डलहौजी की इच्छा के अनुसार ही रिपोर्ट दी।
डलहौजी ने संचालकों को अपने पक्ष में मिलाकर नवाब को गद्दी से हटाने का भी निश्चय किया। आउटरम एक सेना के साथ लखनऊ पहुंचता है और वाजिद अली साहब को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहता है, और उसी के अनुसार नवाब के इनकार करने पर अंग्रेजी सेना ने महल में प्रवेश कर नवाब को बंदी बना लिया। वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया जाता है और इस प्रकार 13 फरवरी 1856 को अवध जो था अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है। इस प्रकार अवध को अंग्रेजी साम्राज्यवाद का शिकार होना पड़ा। तो ये एक हम कड़ी देख रहे हैं कि किस प्रकार अवध का विलय होता है। बक्सर के युद्ध में अवध का पदार्पण होता है। अंग्रेजों से कहीं ना कहीं इसकी दुश्मनी की शुरुआत होती है। बाद में इलाहाबाद की संधि होती है, फैजाबाद की संधि होती है। विभिन्न गवर्नर या गवर्नर जनरल भारत में आते हैं और जितना संभव हो सकता है सभी लोग यहाँ से संधि की एवज में बहुत सा धन वसूलते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के धन की आवश्यकता थी। उनकी नीति विस्तारवादी थी, दूसरे क्षेत्रों पर भी उनका अधिकार करने थे, आक्रमण करने थे। तो कहीं न कहीं अवध के शासकों से उन लोगों ने मोटी रकम समय समय पर संधि करके वसूली और अंततः अवध पर ही वो कुशासन और भ्रष्टाचार का आरोप भी वहाँ के शासकों पर लगाते हैं, जो कि अपन गलत भी मान सकते हैं, क्योंकि शासन की जो सत्ता है वो अंग्रेजों के हाथ में है, लेकिन वहाँ के नवाबों के पास कोई शक्ति भी नहीं थी जिससे वो बहाली कर सके, वो भ्रष्टाचार को रोक सके। तो ये एक तरीके से जबरदस्ती का मामला था जो अवध को एक अंग्रेज अपने अंग्रेजी साम्राज्यवाद में मिला लेते हैं। यहाँ नवाब की कोई इच्छा होती नहीं है। आखिर में हम देख सकते हैं कि जो अवध का विलय हुआ है उसका औचित्य क्या रहा है। इसमें हम देख सकते हैं कि शुरू से ही कंपनी की नीति अवध के प्रति विद्वेषपूर्ण रही है। शुरू से देख रहे हैं हम बक्सर की लड़ाई से। अंग्रेजों ने इसको एक सोने की चिड़िया के रूप में समझा और समय समय पर अनुचित दबाव डालते रहे और अपना उल्लू सीधा करते रहे। लॉर्ड डलहौजी की अवध की प्रति नीति भारतीय दृष्टिकोण से बिल्कुल ही अनुचित थी, क्योंकि हम देखते हैं कि बक्सर की लड़ाई के बाद अवध का जो नवाब था कहीं न कहीं अंग्रेजों के प्रति हमेशा वफादार ही रहा है। कोई प्रतिरोध उन्होंने ज्यादा नहीं किया। नवाबों ने सदैव जो भी संधियां हुई उनका ईमानदारी से पालन भी किया है। और जो कुशासन उस समय जो अवध में हुआ है वो भी कहीं न कहीं अंग्रेजों की देन थी। तो ऐसी स्थिति में प्रशासनिक दुर्व्यवस्था के आधार पर देशी राज को हड़पने की नीति बिल्कुल गलत कह सकते हैं। इससे भारतीय जनता की भावनाओं पर चोट पहुंची। इसके फलस्वरूप अवध की जनता ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में जमकर अंग्रेजों का मुकाबला किया। इसका यह परिणाम निकला। और कर्नल स्लीमैन ने तो अवध के विलय को एक भयंकर राजनीतिक भूल भी कहा था, परंतु इतना तो निश्चित है कि कंपनी शासन के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ है अवध का विलय करना। तो कंपनी के दृष्टिकोण से अवध का विलय लाभकारी रहा है, लेकिन भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो कहीं न कहीं ये ठीक नहीं था और भारतीय जनता की भावनाओं को इसे ठेस भी पहुंची थी। और लास्ट में परिणाम ये होता है जब 1856 में इसका विलय हो जाता है अंग्रेजी साम्राज्य में, और उसके बाद 1857 की क्रांति होती है, उसमें अवध पूरी तरह से अंग्रेजों के विरोध में लड़ता है और उनका मुकाबला भी करते हैं। तो ये अवध का विलय था अंग्रेजी साम्राज्य में। जो उम्मीद है आप लोगों को ये विषय पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं।